प्लेटफॉर्म पर फैली खामोशी किसी कब्रिस्तान की फिजा से कम ना थी। टूटे हुए सुतूनों पर पुरानी चादरों की तरह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। काफिले के लोग जो दिन भर सुरंगों के अंधेरों में चलने के बाद हड्डियों तक थक गए थे, आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठने लगे। कुछ ने बिस्तर बिछाए, कुछ ने सर्दी से बचने के लिए कपड़ों को अपने गिर्द लपेट लिया। निकोलाई ने अपने कंधे से राइफल को नीचे रखा और गहरी सांस ली, लेकिन उसके कान हर आवाज पर चौकस थे। सरगेई दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और नीम अंधेरे में टिमटिमाटी लालटेन को देखने लगा, जो बस चंद कदम का हिस्सा रोशन कर रही थी। उसी लम्हे वही आवाज फिर सुनाई दी, सरसराहट। पहले तो यूं लगा जैसे किसी ने करवट बदली हो या चूहा दौड़ गया हो, लेकिन यह सरसराहट मुख्तलिफ थी, लंबी, घिसटती हुई और करीब आती हुई। निकोलाई ने फौरन गर्दन मोड़ी। सरगेई ने भी अपनी राइफल सीधी कर ली। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं, जैसे बिना कहे तय हो गया हो कि ये कोई मामूली बात नहीं। काफिले के बाकी लोग बेखबर अपनी थकन में डूबे हुए थे। बच्चों के हल्के सिसकने और बड़ों की थकी हुई सांसों के दरमियान वो आवाज़ और वाज़ेह हो रही थी। निकोलाई आहिस्ता से उठा और सरगेई को इशारा किया, चुपके से चलो, शोर मत करना। वो दोनों लालटेन की रोशनी से आगे अंधेरों में कदम रखने लगे। दीवारों पर पुरानी रेलगाड़ियों के जंग आलूद डब्बे खड़े हुए थे, जैसे वक्त ने उन्हें निगल लिया हो। उन बोसीदा डब्बों की खिड़कियों से अंधेरा ऐसे झांक रहा था जैसे किसी की आंखें अंदर से घूर रही हो। चंद कदम चलने के बाद अचानक वो आवाज़ रुक गई। अंधेरा पहले से ज्यादा दबीज और बोझल महसूस होने लगा। निकोलाई ने अपने बेल्ट से छोटी टॉर्च निकाली और आहिस्ता से ऑन की। हल्की सी रोशनी एक तंग सुरंग की तरफ गिरी, जहां टूटी हुई रेल की पटरियां गायब हो रही थीं। अचानक दीवार के साथ साया हरकत करने लगा, जैसे कोई लंबा वजूद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा हो। सरगेई ने सरगोशी की, ये कोई इंसान नहीं था। निकोलाई के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने राइफल के घोड़े पर उंगली रखी, मगर अभी गोली चलाने की हिम्मत ना की। अंधेरे में जो कुछ भी था वो उन्हें टटोल रहा था, उन्हें आजमा रहा था। पिछली बार भी वो सरसराहट बस एक धमकी थी, मगर अब लगता था कि ये मखलूकात करीब आ चुकी हैं। निकोलाई ने सरगेई की तरफ देखा। अगर हमने इन्हें अभी नहीं रोका तो काफिला कभी महफूज नहीं रहेगा। सरगेई ने अस्बात में सर हिलाया। उसकी आंखों में वो पुरानी सिपाही वाली सख्ती झलक रही थी। दोनों ने एक साथ हथियार संभाले और अंधेरे की गहराई में कदम बढ़ाया। पीछे प्लेटफॉर्म पर काफिले के लोग बेखबर नींद के सुपुर्द थे, मगर उन्हें अंदाजा ना था कि उनकी हिफाजत करने वाले दो आदमी अब सुरंग की उस स्याही में दाखिल हो रहे थे, जहां हर सांस मौत की खबर ला सकती थी। रोशनी बस इतनी थी कि एक दूसरे का साया नजर आ रहा था। फिर अचानक जमीन पर कुछ भारी सा गिरा, जैसे किसी ने लोहे का डब्बा फेंका हो। दोनों चौंके। टॉर्च की रोशनी उस जानिब मोड़ी तो उन्हें रेल के एक पुराने डब्बे के दरवाजे पर गहरे खराशों के निशान दिखाई दिए। वो निशान किसी आम जानवर के ना थे। नोकीले पंजे गोया लोहे को काटते हुए अंदर घुस गए थे। सरगेई ने दबी आवाज में कहा, यही है वही जिनका हमें डर था। निकोलाई ने खामोशी से होंठ भींच लिए। उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये सुरंगें सिर्फ खंडर नहीं, ये किसी और की सल्तनत है। निकोलाई ने टॉर्च की रोशनी खराश ज़दा दरवाजे पर ठहराई। लोहे की तह गोया किसी भी लम्हे अंदर से टूटकर बिखर जाएगी। उसने कान करीब किया तो अंदर से हल्की घसघस सुनाई दी, जैसे कोई वजनी जिस्म फर्श पर रगड़ रहा हो। सरगेई ने आहिस्ता से राइफल की नाली सीधी की। ये आम जानवर नहीं है निकोलाई, याद रखो, ये हमारी दुनिया के मखलूक नहीं रहे। अंधेरा गोया जवाब दे रहा था। अचानक डब्बे के अंदर से एक खतरनाक चीख उठी, ऐसी चीख जिसमें इंसान और हैवान दोनों की अजियत घुलकर एक नाकाबिले बयान आवाज बन गई थी। काफिले के चंद लोग इस शोर से जाग उठे। औरतें खौफ से बच्चों को अपने साथ लिपटाने लगी, मगर निकोलाई ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का कहा। वो जानता था कि शोर मखलूकात को मजीद भड़का सकता है। दरवाजे की खराशें मजीद गहरी होने लगी, लोहे के टुकड़े बाहर गिरने लगे। सरगेई ने बामुश्किल अपनी आवाज़ काबू में रखते हुए कहा, यह काफिले के लिए खतरा है, हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। निकोलाई ने अस्बात में सर हिलाया। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली। सरगेई ने छोटी लालटेन अपने कदमों के पास रख दी ताकि हथियार चलाने में आसानी रहे, और निकोलाई ने टॉर्च को राइफल के साथ बांध दिया। अचानक दरवाज़ा एक जोरदार धमाके से बाहर की तरफ गिरा, और उसके साथ ही दो लंबे कद वाले टेढ़ी हड्डियों वाले मखलूक अंधेरे से निकले। उनके जिस्म ऐसे थे जैसे गोश्त किसी तापकारी आग में झुलसकर दोबारा जुड़ गया हो। आंखों की जगह सुर्ख चमकती हुई गोलाई और पंजे लोहे की कीलों की तरह लंबे। काफिले में चीखों पुकार मच गई, लेकिन निकोलाई और सरगेई ने एक लम्हा जाया ना किया। पहली गोली की आवाज़ सुरंग में गूंजी और एक मखलूक के शाने से गोश्त के टुकड़े उड़ गए, मगर वो डगमगाने के बजाय और ज्यादा गुस्से में दहाड़ने लगा।
सरगेई ने फौरी दूसरा निशाना लिया और दूसरे के घुटने को निशाना बनाया। मखलूक जमीन पर गिरी, मगर उसके पंजे फर्श पर रगड़ते हुए आग की चिंगारियां पैदा करते गए। ये मंजर देखकर काफले के मर्दों ने भी डरे डरे अपने पुराने हथियार उठा लिए, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। निकोलाई जानता था कि असल लड़ाई सिर्फ वो और सरगेई ही लड़ सकते हैं। पहला मखलूक उछलकर निकोलाई की तरफ लपका। उसने बमुश्किल खुद को एक तरफ गिराया और राइफल की नाली उसके मुंह के करीब रखकर गोली दाग दी। गोली उसकी खोपड़ी में घुस गई, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन नहीं मरा। उसका वजूद जमीन पर तड़पता रहा, जैसे मौत भी उससे दूर भाग रही हो। सरगेई दूसरे पर झपटा, करीब से फायर किया तो वो पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया, मगर उसकी चीख ने सुरंग को हिला दिया, जैसे उस आवाज़ से और मखलूकात को बुलावा दिया गया हो। निकोलाई ने जल्दी से कहा, यह तो शुरुआत है सरगेई, हमें फौरन काफिला लेकर यहाँ से निकलना होगा। काफिले के लोग खौफ से बदहवास थे। एक औरत चिल्ला उठी, ये जगह बदरूहों की है। बच्चों की सिसकियां, मर्दों के कांपते कदम और औरतों की दुआएं एक साथ गूंज रही थीं। मगर निकोलाई ने सख्त लहजे में कहा, खामोश रहो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो बस हमारे पीछे आओ। सरगेई ने अपनी जैकेट से 2 हैंड ग्रेनेड निकाले। उसने निकोलाई की तरफ एक फेंका, अगर ये हमें घेर लें तो आखिरी सहारा यही है। निकोलाई ने ग्रेनेड अपनी बेल्ट में लगाया और काफिले को संभालने लगा। सब लोग कतार में मेरे पीछे, सरगेई पीछे की हिफाजत करेगा। काफिला थरथराते कदमों से प्लेटफॉर्म छोड़ने लगा, मगर पीछे अंधेरों में वही सरसराहट अब मजीद बुलंद हो चुकी थी, जैसे कई जिस्म एक साथ घिसटते हुए करीब आ रहे हो। सरगेई ने आखिरी बार मुड़कर देखा। अंधेरों में कई जोड़ी सुर्ख आंखें चमकने लगीं। वो जान गया कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। वो भारी कदमों से काफिले के पीछे चलने लगा, मगर उसके दिल में ये खौफ तेजी से जड़ पकड़ने लगा। क्या ये सुरंगें कभी हमें छोड़ेंगी या ये साए हमेशा हमारे साथ रहेंगे? काफिला आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से निकलकर सुरंग के मजीद गहरे हिस्से में कदम रख रहा था। निकोलाई की टॉर्च और सरगेई की लालटेन ही उनकी वाहिद रोशनी थी। अंधेरों की दबीज तह इतनी गहरी थी कि लगता था रोशनी के ये नन्हे नन्हे जर्रे किसी भी लम्हे बुझ जाएंगे। बच्चे सिसकते हुए अपनी माओं से लिपटे हुए थे और काफिले के बूढ़े बार बार जमीन पर ठोकर खा जाते, मगर निकोलाई बार बार उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ने पर मजबूर करता। वो जानता था कि जरा सी ताखीर भी उन सब की मौत का सबब बन सकती है। पीछे सरगेई का कान मुसलसल अंधेरे पर लगा हुआ था। हर चंद लम्हे पर वो रुककर हवा को सुनता। वहां एक अजीब सी बू थी, जैसे गोश्त जलने की बदबू और नमी में सड़ते जिस्मों की गंध एक साथ घुल गई हो। वो जानता था कि यह बदबू उन्हीं मखलूकात की है जो काफिले का पीछा कर रही थीं। अचानक एक छोटा लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मां ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो बार बार फिसल रहा था। निकोलाई फौरन पीछे पलटा, बच्चे को अपने बाजुओं में उठाया और तेज लहजे में कहा, कदम संभालो, यहां गिरने की कोई गुंजाइश नहीं। काफिला मजीद कुछ दूर चला तो सुरंग की छत नीचे होने लगी। यहाँ दीवार पर पुराने इश्तेहारात के कागज उधड़कर लटक रहे थे और जंग आलूद पाइपों से पानी के कतरे मुसलसल टपक रहे थे। इन कतरों की आवाज़ सन्नाटे में यूं लगती जैसे कोई उनके साथ साथ कदम बढ़ा रहा हो। सरगेई ने फुसफुसाते हुए कहा, निकोलाई, वो हमारे ज्यादा करीब आ गए हैं। मैं उनके कदमों की आहट साफ सुन रहा हूँ। निकोलाई ने टॉर्च ऊंची की। रोशनी दूर अंधेरे में निकल गई, मगर कुछ जाहिर न हुआ। उसने काफिले को तेज चलने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों बाद वो एक पुरानी रेलगाड़ी के डब्बे के पास पहुंचे, जो मुकम्मल तौर पर उल्टा पड़ा था। रास्ता बंद लग रहा था। काफिले में मायूसी फैल गई। एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? हम तो फंस गए हैं। निकोलाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खामोश रहो, हर सुरंग का कोई ना कोई रास्ता होता है। घबराने से रास्ते नहीं निकलते। अचानक सरगेई के चेहरे पर तशवीश गहरी हो गई। उसने अपनी राइफल उठाकर पीछे रोशनी की और फिर सब ने वो मंजर देखा जिसने उनके खून को जमा दिया था। सुरंग की तारीकी में कई सुर्ख आंखें एक साथ झिलमिला रही थीं। कम से कम 5 या 6 मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंगते और चलते उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनके पंजों की टक्कर और जमीन पर खिसकने की आवाज़ काफिले का दिल दहला रही थी। औरतें बच्चों को अपने सीने से लगाकर पीछे सिमट गईं। कुछ मर्द तो वहीं सहम कर बैठ गए। निकोलाई ने सख्त लहजे में कहा, खड़े हो जाओ सब, अगर तुम बैठ गए तो वो तुम्हें जिंदा चीर डालेंगे। सरगेई ने आगे बढ़कर कहा, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम काफिले को दूसरी तरफ निकालो। निकोलाई ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, हम दोनों यहाँ लड़ेंगे। ये काफिला हमारा है, हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। उसी लम्हे निकोलाई की टॉर्च की रोशनी उल्टे हुए डब्बे के नीचे जा पड़ी। वहाँ एक तंग सा खला था जिसमें बमुश्किल एक इंसान घुस सकता था। उसने फौरन काफिले को इशारा दिया, यही रास्ता है, एक एक करके अंदर घुसो। काफिले के लोग जल्दी जल्दी घुटनों के बल रेंग कर उस खला में दाखिल होने लगे। बच्चों को सबसे पहले भेजा गया। अंधेरे में उनके खौफजदा कदमों की आवाज़ गूंज रही थी।
मगर पीछे मखलूकात अब ज़्यादा करीब आ गई थीं। उनके गुर्राने की आवाज़, भारी सांसें और पंजों की खटखट अब बिल्कुल करीब से आ रही थी। सरगेई ने राइफल उठाई और पहली गोली दागी। अंधेरे में एक मखलूक की चीख सुनाई दी। उसकी दहाड़ सुरंग को लरजाने लगी। बाकी सब और ज़्यादा वहशी होकर आगे लपकने लगे। निकोलाई ने काफले को धकेलते हुए कहा, तेजी से रेंगते जाओ, एक लम्हे की भी देर ना करो। जब आखिरी औरत अंदर दाखिल हुई, निकोलाई ने पलटकर सरगेई को देखा। दोनों की नज़रें मिली। एक लम्हे के लिए उन दोनों ने जान लिया कि ये सुरंग उन्हें यूं ही आसानी से नहीं छोड़ेगी। सरगेई ने ग्रेनेड अपनी बेल्ट से निकाला, पिन खोला और निकोलाई को इशारा किया। वक्त आ गया है भाई। निकोलाई ने अज़बात में सर हिलाया और दोनों पीछे हटकर काफले के रास्ते को कवर करने लगे। अंदर घुसते हुए बच्चों और औरतों की सिसकियां अंधेरे में चीखते मखलूक के शोर के साथ गुडमुड हो गईं। सुरंग जैसे एक जंग का मैदान बन चुकी थी। सुरंग का अंधेरा अब एक ऐसे भारी दबाव में बदल चुका था जैसे खुद हवा मर चुकी हो। मखलूकात की गुगियाती चीखें काफले के कानों तक पहुंच रही थीं। निकोलाई और सरगेई दोनों जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। सरगेई ने ग्रेनेड मजबूती से थाम रखा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि उसका वक्त करीब आ गया है। निकोलाई ने जल्दी से आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। नहीं सरगेई, हम दोनों यहाँ ख़त्म नहीं होंगे, अभी नहीं। मगर सरगेई ने धीरे से सर हिलाया और कहा, भाई, कोई ना कोई पीछे रहता है ताकि बाकी जिंदा रह सकें। अगर आज मैं ये कदम ना उठाऊं तो वो औरतें और बच्चे सभी मारे जाएंगे। निकोलाई की आंखों में नमी उतर आई, मगर वो जानता था कि वक्त बहुत कम है। मखलूकात अब सिर्फ चंद मीटर दूर रह गई हैं। उनकी सुर्ख आंखें तारीकी को काटती रोशनी में जलते कोयलों की तरह चमक रही थीं। उसी लम्हे एक मखलूक उछलकर आगे बढ़ी। निकोलाई ने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा उसके सर में गोली उतार दी। वो वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई, मगर बाकी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी। सरगेई ने लम्हा भर निकोलाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो लफ्ज़ों में नहीं कहा जा सकता। दोस्ती, कुर्बानी और एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। जा निकोलाई, काफले के साथ जा। निकोलाई ने दांत भींचकर सर हिलाया और पीछे हटते हुए सुरंग के तंग रास्ते की तरफ बढ़ गया। उसने आखिरी बार पलटकर देखा। सरगेई अंधेरे में खड़ा था, ग्रेनेड उसके हाथ में मजबूती से बंद, और पीछे वो वैसी मखलूकात उस पर लपकने ही वाली थीं। निकोलाई ने दिल में दुआ की और काफले के बाकी लोगों के पीछे रेंगते हुए अंधेरे में गायब हो गया। चंद ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाके ने पूरी सुरंग को हिला दिया। धुआं, आग और पत्थरों के टुकड़े हवा में भर गए। काफले के बच्चों ने चीखें मारी, औरतें लर्जा उठीं और निकोलाई ने दीवार थामकर सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। उसकी अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो रुक नहीं सकता था। सरगेई अब उनके साथ नहीं था, मगर उसकी कुर्बानी ने काफले को एक नई जिंदगी दे दी थी। सुरंग के उस पार एक छोटा प्लेटफॉर्म मिला जहां पुराने बक्से और खस्ता लकड़ियां बिखरी हुई थीं। काफले के लोग थक कर वहीं बैठ गए। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ बच्चे अब भी सहमे हुए अपनी माओं के कपड़ों में छुपे हुए थे। निकोलाई ने सबको तसल्ली देने की कोशिश की। हमें आगे बढ़ना होगा। सरगेई ने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम रुक ना जाएं। अगर हम यहीं बैठ गए तो उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। काफले के एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, ये सुरंग कहाँ ख़त्म होगी? कब हमें रोशनी मिलेगी? निकोलाई ने पलकें झपकीं। वो खुद भी नहीं जानता था, मगर उसके चेहरे पर एक फौलादी अज़म उभर आया। जब तक मेरे हाथ में ये टॉर्च जल रही है, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगा। काफला फिर से हरकत में आया। हर कदम के साथ निकोलाई के दिल में सरगेई की मुस्कुराहट जिंदा थी। वो जानता था कि ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक आगाज़ है। अंधेरों में कहीं दूर फिर वही सरसराहट गूंजी, जैसे सुरंगें खुद काफले का ताक़ुब कर रही हों। निकोलाई ने टॉर्च मजबूती से पकड़ी और ज़ेरे लब कहा, हम आएंगे सरगेई, हम जिंदा रहेंगे। और काफला अंधेरों की उस ना ख़त्म होने वाली दुनिया में एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ता गया।